हेलो दोस्तों, नमस्कार। क्या हाल है? आइए जानते हैं आज की यूपी की 25 अति महत्वपूर्ण खबरों को सिर्फ 10 मिनट में, जो सीधे आपके काम की और आपके जानने लायक होने वाली है। तो चलिए बिना देर किए खबरों की इस जबरदस्त बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले जो लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए वो जरूर करें और साथ में इस वीडियो को किस जिले, किस ब्लॉक से देख रहे हैं ये बताना ना भूले। नमस्ते। आपके द्वारा दिए गए टेक्स्ट को बिना किसी बदलाव के यहाँ फिर से प्रस्तुत किया गया है। चलिए दोस्तों, पहला अपडेट देखिए। देश की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एक अहम फैसला सुनाते हुए कहा है कि अगर किसी कर्मचारी से लंबे समय तक लगातार सेवाएं ली जाती हैं तो उसे स्थायी कर्मचारी माना जा सकता है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि किसी भी संस्था या विभाग द्वारा वर्षों तक काम करवाने के बाद कर्मचारी को अस्थायी बताना न्यायसंगत नहीं है। दरअसल यह मामला उन कर्मचारियों से जुड़ा था जिन्हें लंबे समय तक काम पर रखा गया लेकिन उन्हें स्थायी दर्जा नहीं दिया गया। अदालत ने यह भी कहा कि इस तरह के मामलों में कर्मचारियों के अधिकारों की रक्षा करना जरूरी है। इस फैसले से लाखों अस्थायी कर्मचारियों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। और वहीं उत्तर प्रदेश में मौसम ने एक बार फिर करवट ले ली है और कई जिलों में ओलावृष्टि और तेज बारिश की चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग के अनुसार आज प्रदेश के कई हिस्सों में गरज चमक के साथ बारिश और ओले गिर सकते हैं। बीते कुछ दिनों से तापमान में उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा था, जिससे मौसम अस्थिर बना हुआ था। इसी बीच विभाग ने किसानों और आम लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। खासकर फसलों को लेकर सावधानी बरतने को कहा गया है। पश्चिमी और पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में इसका असर देखने को मिल सकता है। अचानक मौसम बदलने से लोगों को गर्मी से राहत जरूर मिली है, लेकिन नुकसान की आशंका भी बढ़ गई है। चलिए अगली खबर आ रही है। देखिए, उत्तर प्रदेश में चलने वाली गोदान एक्सप्रेस ट्रेन के रूट में बड़ा बदलाव किया गया है। अब ये ट्रेन गोंडा से चलाई जाएगी और इसका नया रूट 15 मई तक लागू रहेगा। रेलवे प्रशासन ने यह फैसला ट्रैक मेंटेनेंस और अन्य तकनीकी कार्यों को ध्यान में रखते हुए लिया है। पहले ये ट्रेन अपने निर्धारित रूट से संचालित होती थी, लेकिन अब यात्रियों को नए मार्ग के अनुसार यात्रा करनी होगी। इस बदलाव से कुछ यात्रियों को असुविधा हो सकती है, लेकिन रेलवे ने वैकल्पिक व्यवस्था की बात कही है। यात्रा से पहले यात्रियों को अपने ट्रेन की जानकारी अपडेट करने की सलाह दी गई है। और एक और बड़ा अपडेट, उत्तर प्रदेश में आज रात 12 बजे से कई नए नियम लागू होने जा रहे हैं, जिनका सीधा असर आम लोगों पर पड़ेगा। इन नियमों में किसानों, स्कूल शिक्षा और अन्य प्रशासनिक बदलाव शामिल हैं। सरकार समय समय पर नीतियों में बदलाव करती रहती है ताकि व्यवस्था को और बेहतर बनाया जा सके। इस बार के बदलावों का उद्देश्य किसानों को राहत देना और शिक्षा व्यवस्था को और सुदृढ़ बनाना बताया जा रहा है। नए नियम लागू होने के बाद लोगों को कुछ नई प्रक्रियाओं का पालन करना होगा। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे इन बदलावों की जानकारी समय रहते ले लें। राइट, तो चलिए आगे बढ़े एक और अपडेट देखें। दोस्तों, दिल्ली हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में एनआई एक्ट की धारा 138 के तहत गैर हस्ताक्षरकर्ता को समन जारी करने को रद्द कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि जिस व्यक्ति ने चेक पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं उसे इस मामले में आरोपी नहीं बनाया जा सकता। यह मामला चेक बाउंस से जुड़ा था, जिसमें एक ऐसे व्यक्ति को भी आरोपी बनाया गया था जो चेक साइन करने वाला नहीं था। अदालत ने स्पष्ट किया कि कानून का सही तरीके से होना चाहिए और बिना आधार किसी को भी आरोपी नहीं बनाया जा सकता। इस फैसले से ऐसे मामलों में कानूनी प्रक्रिया को लेकर स्पष्टता आई है। विशेषज्ञों का मानना है कि इससे भविष्य में इस तरह के मामलों में गलत कार्रवाई पर रोक लगेगी। देखिए दोस्तों, एक तो ईरान क्षेत्र में बढ़ते तनाव के बीच फारस की खाड़ी में भारत आने वाले 28 जहाज फंसे हुए हैं, जिनमें 18 जहाज भारतीय तिरंगे के साथ जुड़े बताए जा रहे हैं। रिपोर्ट के अनुसार ये जहाज सुरक्षा कारणों और क्षेत्रीय हालात बिगड़ने की वजह से आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। दरअसल ईरान और आसपास के क्षेत्रों में पिछले कुछ समय से सैन्य तनाव और संघर्ष की स्थिति बनी हुई है। इसी कारण अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्गों पर निगरानी बढ़ा दी गई है और कई जहाजों की आवाजाही प्रभावित हुई है। इस स्थिति से भारत के व्यापार और आपूर्ति श्रृंखला पर भी असर पड़ सकता है। सरकार हालात पर नजर बनाए हुए है और जहाजों की सुरक्षित वापसी के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। और वहीं देश में बैंकिंग सेक्टर में बड़ा बदलाव आने वाला है, जहां जल्द ही ग्राहक अपना बैंक खाता बिना नंबर बदले दूसरे बैंक में ट्रांसफर कर सकेंगे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इस सुविधा को लागू करने की तैयारी कर रहा है, जिसे बैंक अकाउंट पोर्टेबिलिटी कहा जा रहा है। अभी तक ग्राहक अगर बैंक बदलते हैं तो उन्हें नया खाता नंबर लेना पड़ता है, जिससे कई सेवाओं में दिक्कत होती है। इस नई व्यवस्था से ग्राहकों को सुविधा मिलेगी और बैंकिंग सिस्टम में प्रतिस्पर्धा भी बढ़ेगी। बताया जा रहा है कि यह सुविधा मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी की तरह काम करेगी। इसके लागू होने के बाद ग्राहकों को अपने बैंक चुनने की आजादी और ज्यादा मिल जाएगी। चलिए अगला अपडेट देखिए। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस अभय ओका ने जजों की नियुक्ति को लेकर गंभीर चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा सिफारिश किए गए नामों को मंजूरी न देना एक बड़ी समस्या बनती जा रही है। कोलेजियम सिस्टम के तहत जजों के नाम की सिफारिश की जाती है, लेकिन मंजूरी में देरी से न्याय व्यवस्था प्रभावित होती है। यह मुद्दा पहले भी कई बार उठ चुका है, जहां नियुक्तियों में देरी को लेकर सवाल खड़े हुए हैं। न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच इस विषय पर लगातार मतभेद देखने को मिलते रहे हैं। इस बयान के बाद न्यायिक नियुक्तियों की प्रक्रिया फिर से चर्चा में आ गई है। और एक और बड़ा अपडेट, आईआरसीटीसी ने पटना टाटानगर वंदे भारत एक्सप्रेस के कैटरिंग कॉन्ट्रैक्ट को समाप्त कर दिया है। आईआरसीटीसी ने ये कदम सेवा में खामियों और यात्रियों की शिकायतों को ध्यान में रखते हुए उठाया है। बताया जा रहा है कि पहले से ही इस कंपनी की छवि पर सवाल उठते रहे हैं, इसके बावजूद उसे कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था।
यात्रियों ने खाने की गुणवत्ता और सेवा को लेकर लगातार शिकायतें दर्ज कराई थी। रेलवे ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए तुरंत कार्रवाई की है। अब उम्मीद की जा रही है कि नई व्यवस्था से यात्रियों को बेहतर सुविधा मिल पाएगी। चलिए अगली खबर आ रही है। देखिए, उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने 1 अप्रैल से टोल दरों में बढ़ोतरी का फैसला किया है। इसके साथ ही फास्टैग को पूरी तरह अनिवार्य कर दिया गया है और कैश भुगतान लगभग बंद किया जा रहा है। हर साल टोल दरों की समीक्षा के बाद ये बढ़ोतरी लागू की जाती है। इस बार भी महंगाई और सड़क रखरखाव के खर्च को देखते हुए दरों में बदलाव है। नई व्यवस्था लागू होने के बाद बिना फास्टैग के यात्रा करना मुश्किल हो जाएगा। वाहन चालकों को सलाह दी गई है कि वे समय रहते फास्टैग अपडेट कर लें ताकि यात्रा में किसी तरह की परेशानी न हो। चलिए दोस्तों, अगला अपडेट देखिए। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर एयरपोर्ट पर रात की उड़ानों को लेकर एक बड़ी समस्या सामने आई है, जहां पायलट रात में लैंडिंग करने से हिचकिचा रहे हैं। मुख्य कारण रनवे की कम लंबाई बताई जा रही है, जिससे सुरक्षित लैंडिंग को लेकर चिंता बनी हुई है। दरअसल पहले भी इस एयरपोर्ट की सुविधाओं को लेकर सवाल उठते रहे हैं और विस्तार की मांग की जाती रही है। इसी मुद्दे को देखते हुए एक कमेटी का गठन किया गया है जो स्थिति की जांच कर रही है। फिलहाल सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए रात की उड़ानों पर सहमति नहीं बन पा रही है। रिपोर्ट आने के बाद आगे का फैसला लिया जाएगा, जिससे यात्रियों को बेहतर सुविधा मिल सके। और वहीं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में 2022 बैच के आईएएस अधिकारी रिंकू सिंह राही ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। बताया जा रहा है कि उन्होंने व्यक्तिगत कारणों और कार्य परिस्थितियों को लेकर यह निर्णय लिया है। आईएएस सेवा देश की सबसे प्रतिष्ठित सेवाओं में गिनी जाती है, जहां से इस्तीफा देना एक बड़ा कदम माना जाता है। रिंकू सिंह राही ने अपने कार्यकाल के दौरान कई प्रशासनिक जिम्मेदारियां निभाई थी। इस इस्तीफे के बाद प्रशासनिक गलियारों में चर्चा तेज हो गई है। सरकार द्वारा अभी उनके इस्तीफे को लेकर अंतिम निर्णय लिया जाना बाकी है। चलिए अगली खबर आ रही है। देखिए, मौसम विभाग ने अप्रैल महीने को लेकर बड़ा पूर्वानुमान जारी किया है, जिसमें देश के कई हिस्सों में भीषण गर्मी पड़ने की चेतावनी दी गई है। पूर्वी, मध्य और उत्तर पश्चिम भारत में हीटवेव की स्थिति ज्यादा गंभीर रहने की संभावना जताई गई है। पिछले कुछ वर्षों में तापमान में लगातार वृद्धि देखी जा रही है, जिससे गर्मी का असर बढ़ता जा रहा है। हालांकि कुछ क्षेत्रों में सामान्य या हल्की बारिश भी हो सकती है, जिससे थोड़ी राहत मिल सकती है। कृषि और स्वास्थ्य पर इस मौसम का असर पड़ सकता है, इसलिए सतर्क रहने की सलाह दी गई है। लोगों को दोपहर के समय बाहर निकलने से बचने और पानी का सेवन बढ़ाने की सलाह दी गई है। और एक और बड़ा अपडेट, उत्तर प्रदेश के सीतापुर में प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए तालाब की जमीन पर बनी एक मस्जिद को सील कर दिया है। ये कार्रवाई जिला प्रशासन के निर्देश पर की गई, जहां अवैध कब्जे को हटाने के लिए बुलडोजर भी चलाया गया। दरअसल सरकारी जमीन पर अतिक्रमण को लेकर पहले भी कई बार अभियान चलाए गए हैं। इस बार जांच में पाया गया कि संबंधित भूमि तालाब की श्रेणी में आती है। प्रशासन ने कानून के तहत कार्रवाई करते हुए स्थल को खाली कराया और सील कर दिया। इस कदम के बाद इलाके में सुरक्षा व्यवस्था भी बढ़ा दी गई है ताकि कोई विवाद न हो। राइट, तो चलिए आगे बढ़े, एक और अपडेट देखें। दोस्तों, भारत के डीजल निर्यात में मार्च महीने में करीब 20% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। रिपोर्ट के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बड़े मार्जिन और पश्चिम एशिया में तनाव के कारण यह उछाल देखने को मिला है। ईरान क्षेत्र में चल रहे हालात के चलते वैश्विक तेल बाजार प्रभावित हुआ है, जिससे भारत को निर्यात में फायदा हुआ। भारत पहले से ही रिफाइनिंग क्षमता के मामले में मजबूत स्थिति में है, जिसका लाभ इस समय मिल रहा है। इस बढ़ोतरी से देश की अर्थव्यवस्था को भी सकारात्मक संकेत मिल रहे हैं। आगे भी वैश्विक परिस्थितियों के आधार पर निर्यात के आंकड़ों में बदलाव संभव है। चलिए दोस्तों, अगला अपडेट देखिए। उत्तर प्रदेश में बकरी पालन को बढ़ावा देने के लिए सरकार की ओर से बड़ी सब्सिडी योजना चलाई जा रही है, जिसमें किसानों को 90% तक अनुदान दिया जा रहा है। इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार बढ़ाना और किसानों की आय को मजबूत करना है। पिछले कुछ वर्षों से पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए सरकार कई योजनाएं चला रही है। बकरी पालन कम लागत में ज्यादा मुनाफा देने वाला व्यवसाय माना जाता है, इसलिए इसे प्राथमिकता दी जा रही है। योजना के तहत पात्र किसानों को प्रशिक्षण और वित्तीय सहायता दोनों दी जाती है। इससे छोटे और सीमांत किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने में मदद मिल रही है। और वहीं उत्तर प्रदेश में ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए एनटीपीसी द्वारा न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाने की योजना बनाई जा रही है। ये परियोजना ललितपुर, प्रयागराज और सोनभद्र जैसे जिलों में स्थापित की जा सकती है। देश में बढ़ती बिजली की मांग को देखते हुए वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों पर जोर दिया जा रहा है। एनटीपीसी पहले से ही थर्मल और सोलर ऊर्जा के क्षेत्र में काम कर रही है। अब न्यूक्लियर ऊर्जा के जरिए उत्पादन क्षमता बढ़ाने की तैयारी है। इस परियोजना के शुरू होने से क्षेत्र में रोजगार और विकास को भी गति मिलने की उम्मीद है। चलिए अगली खबर आ रही है। देखिए, सोने की कीमतों में मार्च महीने के दौरान बड़ी गिरावट दर्ज की गई है, जो करीब 17 साल के निचले स्तर तक पहुंच गई है। रिपोर्ट के अनुसार कीमतों में लगभग 14% तक की कमी आई है। वैश्विक बाजार में उतार चढ़ाव और निवेशकों के रुझान में बदलाव इसका मुख्य कारण माना जा रहा है। पहले भी अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों के चलते सोने की कीमतों में भारी बदलाव देखने को मिलता रहा है। इस गिरावट से खरीदारों को राहत मिली है और बाजार में मांग बढ़ने की संभावना है। आने वाले समय में कीमतों में फिर से उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। और एक और बड़ा अपडेट, ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव का असर अब भारत में भी देखने को मिल रहा है, जहां कमर्शियल एलपीजी की कमी की स्थिति बन गई है। इस कारण प्लास्टिक उद्योग की कई यूनिट बंद होने की खबर सामने आई है।
अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल और गैस की सप्लाई प्रभावित होने से यह स्थिति पैदा हुई है। पहले भी वैश्विक तनाव के दौरान ईंधन की कीमतों में उछाल देखा गया है। एलपीजी की कीमतें बढ़ने से उद्योगों की लागत भी बढ़ गई है। इससे छोटे उद्योगों पर सबसे ज्यादा असर पड़ रहा है और उत्पादन प्रभावित हो रहा है। राइट, तो चलिए आगे बढ़े, एक और अपडेट देखें। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के चित्रकूट में दीपदान को लेकर बड़ा विवाद सामने आया है, जहां लाखों दीप जलाने के दावे पर सवाल उठाए गए हैं। पूर्व सांसद ने इस मामले को लेकर भगवान को पत्र लिखकर अपनी आपत्ति दर्ज कराई है। प्रशासन की ओर से पहले ये दावा किया गया था कि करीब 22 लाख दीप जलाए गए। हालांकि इस दावे को लेकर स्थानीय स्तर पर कई लोगों ने सवाल खड़े किए हैं। इस विवाद ने धार्मिक आयोजन और प्रशासनिक दावों को लेकर बहस छेड़ दी है। अब इस पूरे मामले में जांच और सत्यता को लेकर लोगों की नजर बनी हुई है।